हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। दोस्तों, हमने भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो हमने टॉपिक जो शुरू किया था वो किया था राष्ट्रीय आंदोलन। और राष्ट्रीय आंदोलन को आज हम आगे बढ़ाते हैं। और जो हमारा आज राष्ट्रीय आंदोलन में जो आज का हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा महात्मा गांधी व राष्ट्रीय आंदोलन। जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें आज महात्मा गांधी की हम भूमिका देखते हैं कि क्या क्या इनकी भूमिका रही। तो हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी व राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी व राष्ट्रीय आंदोलन। अब हम कुछ महात्मा गांधी की प्रारंभिक बातें करें तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1859 को पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। बात करें इनकी मृत्यु की तो जो इनकी मृत्यु है वो 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में हुई। कहां पर हुई? नई दिल्ली में 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु नई दिल्ली में हुई। मृत्यु के साथ हमें याद रखना होगा कि जो इनका स्मारक बना हुआ है, जो स्मारक बना है इनका, वो बना है राजघाट दिल्ली व बिड़ला हाउस दिल्ली। यहाँ पर क्या बने हुए हैं? जो महात्मा गांधी का स्मारक बना हुआ है और राजघाट दिल्ली और बिड़ला हाउस दिल्ली में बना हुआ है। इसके बाद हम बात करें तो जो इनकी माता थी वो थी पुतली बाई इनकी माता थी। और इनकी पत्नी की बात करें तो जो इनकी पत्नी थी वो थी कस्तूरबा गांधी। कौन थी? इनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। और अब हम आगे बात करें तो जो महात्मा गांधी ने अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए 1888 ईस्वी में अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। कहां पर गए? अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। और वो कब गए? 1888 में इंग्लैंड गए और अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई कंप्लीट कर 1891 में पुनः भारत लौटे। कब? 1891 में पुनः भारत लौटे। अब हम इसके बाद देखें तो इन्होंने 1891 में, कब? 1891 में इंग्लैंड से भारत लौटे। इसके बाद इन्होंने 1893 में अब्दुल्ला एंड कंपनी के केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। कहां पर गए? 1893 ईस्वी में ये अब्दुल्ला एंड कंपनी के केस में अब्दुल्ला एंड कंपनी के केस के सिलसिले में दक्षिणी अफ्रीका गए। और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। किसकी स्थापना की? 1906 में टॉलस्टॉय
आश्रम की स्थापना की। किसकी स्थापना की? 1906 में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की। कहां पर की? दक्षिणी अफ्रीका में। कहां पर की? दक्षिणी अफ्रीका में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना 1906 में की। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने इंडियन ओपिनियन कांग्रेस समाचार पत्र की निकाला। इंडियन ओपिनियन कांग्रेस दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने इंडियन ओपिनियन कांग्रेस समाचार पत्र निकाला। इसके बाद में जब दक्षिण अफ्रीका में 1899 ईस्वी में बोअर का युद्ध हुआ। दक्षिण अफ्रीका में 1899 में जो बोअर का युद्ध हुआ, बोअर का जो युद्ध हुआ 1899 दक्षिण अफ्रीका में, उसमें जो घायल वहां के लोग थे उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की। किसकी व्यवस्था की? एम्बुलेंस की व्यवस्था की। कहां पर की? दक्षिण अफ्रीका में 1899 ईस्वी में बोअर के युद्ध में। इसके बाद में जो महात्मा गांधी थे वो अब्दुल्ला एंड कंपनी के केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। वो पुनः भारत 1914 में रवाना हुए। दक्षिण अफ्रीका से कब रवाना हुए? 1914 में दक्षिण अफ्रीका से रवाना हुए और 6 से 9 जनवरी 1950 को भारत पहुंचे। भारत कब पहुंचे? 6 से 9 जनवरी 1950 को भारत पहुंचे। इसी दिन भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 6 से 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह महात्मा गांधी के पुनः दक्षिण अफ्रीका से आने के उपलक्ष्य में मनाना शुरू किया गया है। इसके बाद में हम बात करें तो जो गांधी जी है उन्होंने 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की और जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? राजनीतिक गुरु वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। एक बार फिर से देख लीजिए, जो महात्मा गांधी थे वो 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला एंड कंपनी के केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 1906 में जो टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की वो 1906 दक्षिण अफ्रीका में की। इसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन कांग्रेस समाचार पत्र निकाला। इसके बाद में 1899 में जब दक्षिण अफ्रीका में जो बोअर का युद्ध हुआ उसमें घायल लोगों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की। उसके बाद में जो अब्दुल्ला एंड कंपनी के केस के सिलसिले में ये इंग्लैंड गए थे, वहां से इसका जो कार्य है वो पूरा होने के बाद गांधी जी 1914 में भारत के लिए रवाना हुए और गांधी जी 6 से 9 जनवरी 1950 को भारत पहुंचे। इसी उपलक्ष्य में 6 से 9 जनवरी के मध्य भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करें तो 1917 में जो महात्मा गांधी थे उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। किसकी स्थापना की? साबरमती आश्रम की स्थापना की। और जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब हम आगे देखते हैं। अब गांधी जी के कुछ भारत में आंदोलन होंगे। गांधी जी के मुख्यतः भारत में 3 आंदोलन है।
कौन से प्रारंभिक कौन से कितने आंदोलन है? 3 आंदोलन है। उनमें से हम पहला देखते हैं चंपारण किसान आंदोलन। अब जब चंपारण किसान आंदोलन हुआ उससे पूर्व एक व्यक्ति का नाम आता है, उसका नाम है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी से लखनऊ में मिले और राजकुमार शुक्ला के आग्रह करने पर महात्मा गांधी चंपारण बिहार में पहुंचे। अब हम देखते हैं जो महात्मा गांधी का जो पहला आंदोलन होगा वो होगा चंपारण किसान आंदोलन। किसान 1917। और ये कहां पर होगा? ये होगा बिहार में। कहां पर होगा? बिहार में। जो महात्मा गांधी यहां पर पहुंचे थे किसकी? राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर, यानी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी कहां पर पहुंचे थे? चंपारण पहुंचे थे। अब जो भारत में महात्मा गांधी ने जो पहली बार आंदोलन किया वो कौन सा था? ये चंपारण किसान आंदोलन था। तो यह महात्मा गांधी का भारत में प्रथम आंदोलन था। जो महात्मा गांधी है उनका भारत में जो पहला आंदोलन था वो था चंपारण किसान आंदोलन, जो 1917 में बिहार में हुआ। जबकि हम बात करें कि गांधी जी का जो पहला आंदोलन था वो कौन सा था, तो गांधी जी का जो पहला आंदोलन था वो था दक्षिणी अफ्रीका में। कहां पर था? दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी ने पहला आंदोलन किया। लेकिन भारत में जो पहला आंदोलन था गांधी जी का वो था चंपारण किसान आंदोलन 1917 बिहार का। इसके बाद में बात करें तो जो यह आंदोलन हुआ वो नील की खेती के विरोध में हुआ। किसके विरोध में? नील की खेती के। यह जो आंदोलन था वो नील की खेती के विरोध में था। यहां पर जो किसान थे उन पर अंग्रेजों का सीधा सीधा दबाव था कि वह अपनी भूमि के 15% हिस्से पर नील की खेती उनको करना अनिवार्य था और वह उस खेती से उत्पादन जो नील थी उसे किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेच सकते, उसे सिर्फ और सिर्फ वो अंग्रेजों को ही बेच सकते थे, जिसके कारण अंग्रेज उन्हें इनके कम दामों में खरीदते। इस जो पद्धति थी और जो ये नील की खेती थी इसे 3 कटिया पद्धति कहा जाता है। क्या? 3 खटिया पद्धति। 3 खटिया पद्धति कहा जाता है। इससे गांधी जी ने यहाँ के जो किसान थे उनको मुक्त करवाया। गांधी जी ने 3 जो कटिया पद्धति थी वो चंपारण के किसानों पर लगी हुई थी उससे मुक्त करवाया। किसने करवाया? गांधी जी ने मुक्त करवाया। जैसे ही ये आंदोलन सफल हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर बड़े प्रसन्न हुए। जो टैगोर साहब थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? तो वो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और कब दी थी? जो चंपारण किसान आंदोलन की सफलता के बाद में दी। जैसे ही टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी तो जो गांधी जी थे उन्होंने टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? गुरुदेव की। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्हें गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। एक बार फिर से देख लीजिए, जो चंपारण किसान आंदोलन था वो 1917 में हुआ और कहां पर हुआ? बिहार में हुआ। जब गांधी जी से राजकुमार शुक्ल लखनऊ में मिले तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह करने पर महात्मा गांधी बिहार चंपारण पहुंचे। अब यहाँ की जो स्थिति थी वो थी कि यहाँ पर जो किसान थे उन्हें अपनी भूमि के 3/20 भाग अर्थात 15% भूमि पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी होती थी। इसे ही यहाँ की जो पद्धति थी 15% की, इसे ही 3 कटिया पद्धति कहा जाता था। तो महात्मा गांधी ने इस 3 कटिया पद्धति से मुक्ति दिलाई। जैसे ही
जो तीन कटिया पद्धति है इससे मुक्ति दिलाई, तो टैगोर प्रसन्न हुए और महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, और गांधी जी ने जो टैगोर साहब थे उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी। अब हम आगे बात करते हैं, जो महात्मा गांधी का दूसरा आंदोलन होगा वो होगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। क्रम के हिसाब से दूसरा जो होगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, यह होगा 15 मार्च। दूसरा जो है वो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, यह होगा 15 मार्च 1918 को, और ये कहां पर आयोजित होगा? गुजरात में। कहां पर होगी इसकी यह घटना जो कहां होगी? वो होगी गुजरात में। कहां होगी? गुजरात में। अब क्रम के हिसाब से ये कौन सा है? क्रम के हिसाब से गांधी जी का ये दूसरा आंदोलन है। अब जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ उसके पीछे का कारण था प्लेग महामारी। जब यह आंदोलन हुआ उस समय भारत में प्लेग महामारी चल रही थी, तो जो अहमदाबाद मिल के मजदूर थे उन्हें प्लेग बोनस दिया जाना तय किया गया। अब मजदूरों की मांग थी कि हमें 50% प्लेग बोनस दिया जाए, लेकिन जो कंपनी का मालिक था उसने आदेश दिया कि मजदूरों को 20% ही बोनस दिया जाए। जो मजदूर थे वो 50% बोनस लेना चाहते थे, जबकि जो मालिक था, कंपनी का मालिक 20% बोनस ही देना चाहता था। इसके मध्य यानी कि इन दोनों स्थितियों के कारण यहाँ पर विवाद हुआ, और गांधी जी ने इस विवाद का निपटारा किया। यानी कि इसमें क्या निर्धारण किया गया कि 50% मजदूर मांग रहे थे, 20% मालिक दे रहे थे, इस दोनों को यानी कि गठा बढ़ाकर 35% किया गया। अर्थात जो यहाँ के मजदूर थे उन्हें प्लेग बोनस 35% दिया गया, और यह आंदोलन भी गांधी जी का सफल रहा। अब हम बात करें कि यह जो आंदोलन था ये गांधी जी का प्रथम आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। क्या की थी? भूख हड़ताल। गांधी जी का ये पहला आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। वो था अहमदाबाद मिल मजदूर 15 मार्च 1918। गुजरात में जो आंदोलन हुआ उसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। और आगे हम बात करें तो जो गांधी जी का सहयोग किया, गांधी जी का यहाँ पर जो सहयोग किया था वो किया था अनसुईया बहन ने। किसने किया था? जो गांधी जी का सहयोग किया था यहाँ पर, जो गांधी जी का सहयोग किया यहाँ पर अनसुईया बहन ने किया था। किसने किया था? अनसुईया बहन ने किया था। एक बार अब हम आगे चलते हैं। जो गांधी जी का तीसरा आंदोलन होगा वो होगा खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा था? खेड़ा सत्याग्रह। अब आएगा जो तीसरा रहेगा वो रहेगा खेड़ा सत्याग्रह। ये कब होगा? ये होगा 22 मार्च 1918, और ये भी होगा गुजरात में। कहां पर आयोजित होगा? गुजरात में 22 मार्च 1918 को। वो कब हुआ था? इससे जो पहले वाला दूसरा क्रम में दूसरा जो था वो 15 मार्च 1918 को गुजरात में आयोजित हुआ था, अर्थात अहमदाबाद मिल मजदूर। इसकी बात करें तो ये जो आंदोलन हुआ वो कर वसूली के विरोध में हुआ। इसका जो कारण था वो कर वसूली के विरोध में, जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ वो कर वसूली के विरोध में हुआ। इसके बाद हम बात करें, हम आगे चले तो आगे है
अब ये हो गए आपके 17 है, 18 है और 2 18 में हो गए। अब हम बात करते हैं 1919, कुछ 1919 के कालक्रम यानी घटनाएं देखते हैं। उनमें पहली आ जाती है हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और ये वैसाखी के दिन हुआ। कब हुआ? वैसाखी के दिन हुआ। और कहां पर हुआ था ये? पंजाब अमृतसर में हुआ। अमृतसर। ये घटना कहां पर आयोजित हुई थी? ये पंजाब अमृतसर में यह घटना आयोजित हुई थी। अब हम जानते हैं कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ उसके पीछे कारण क्या था? कारण क्या था? इसके पीछे कारण था कि पंजाब के 2 बड़े नेता थे। उनका नाम था, एक का नाम था सतपाल और एक का नाम था सैफुद्दीन। पंजाब के नेता सतपाल, पंजाब के नेता कौन थे? सतपाल और सैफुद्दीन। पंजाब के नेता सतपाल और सैफुद्दीन थे। जो है इन्हें अंग्रेज सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? इन्हें अंग्रेज सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया। तो इनके विरोध में, इस गिरफ्तारी के विरोध में जो जलियांवाला बाग था, जलियांवाला बाग में लगभग 20,000 लोग एकत्रित हुए। कितने? लगभग 20,000 लोग एकत्रित हुए। और यहाँ पर ये लोग शांतिपूर्ण सभा का आयोजन कर रहे थे। तो किसी ने, जनरल जो डायर था, हमारे भारत का उस समय जो जनरल था वो था डायर, जीरो डायर, उन्हें किसी ने सूचना दे दी। तो यहाँ पर जो जनरल डायर है उसने अंधाधुंध गोलियां चलाई। जनरल जीरो डायर, जनरल जीरो डायर ने गोलियां चलाई, जिसमें लगभग 1500 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? 1500 लोग मारे गए। तो हमारे भारत में जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद में जनरल डायर का विरोध किया गया। तो अंग्रेजों ने इसकी जांच के लिए एक हंटर कमेटी का गठन किया। किसका गठन किया? हंटर कमेटी का गठन किया। इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया। दुर्भाग्य की बात है कि इसमें 1500 लोग मारे गए, लेकिन इस कमेटी के द्वारा, जो हंटर कमेटी थी, इसके द्वारा कहा गया कि भारत में 379 लोग ही मारे गए हैं। और वो किसमें? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। कितने लोग मारे गए हैं? 379 लोग ही जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंटर कमेटी के अनुसार मारे गए हैं। जैसे ही हमारे भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। जो टैगोर साहब थे, टैगोर जी ने अपने जो इनके पास जो उपाधि थी वो थी नाइटहुड की। अंग्रेजों की दी हुई जो नाइटहुड की उपाधि थी, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने त्याग दी। इसके बाद हम बात करें तो जो हंटर्स कमेटी थी उसने कहा कि 379 लोग ही मारे गए हैं। लेकिन जो भारत में कांग्रेस थी उसके द्वारा, यानी कांग्रेस के द्वारा मदन मोहन मालवीय समिति का गठन किया गया। और इस मदन मोहन मालवीय समिति के अनुसार जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसमें 1000 प्लस लोग मारे गए।
कितने लोग मारे गए? 1000 प्लस लोग मारे गए। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। और जो मदन मोहन मालवीय समिति बनाई गई इसमें कुछ सदस्य थे जिनमें आपके गांधी जी थे, CR दास थे, CR दास, और इनकी गांधी जी थे, CR दास थे, और मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे। एक बार फिर से देख लीजिए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ वो 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर में हुआ। एक दिन कौन सा था? तो वैसाखी का दिन था। इसका कारण क्या था कि जो पंजाब के दो बड़े नेता थे उनका नाम था एक सत्यपाल और एक था सैफुद्दीन। सत्यपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी हुई। इस गिरफ्तारी के विरोध में जो जलियांवाला बाग था उसमें लगभग 20,000 लोग शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित हुए और ये लोग सभा कर रहे थे। तो इस सभा की सूचना है जो जनरल डायर को किसी ने दे दी। तो जनरल डायर ने यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग की, ठीक है, जिसमें 1500 लोग मारे गए। जब जनरल डायर का विरोध किया गया तो अंग्रेजी सरकार द्वारा यहाँ पर जांच के लिए जो हंटर कमेटी का आयोजन किया, और हंटर कमेटी ने कुछ समय बाद अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि भारत में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है उसमें 379 लोग ही कुल मारे गए हैं। जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। इसके बाद कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया? मदन मोहन मालवीय समिति का गठन किया, और उसकी रिपोर्ट में यह कहा गया कि लगभग जो ये हत्याकांड था उसमें 1000 प्लस लोग मारे गए। इसके बाद करें तो गांधी जी इसमें सदस्य कौन थे? तो गांधी जी थे, CR दास थे और मोतीलाल नेहरू। इसके बाद हम बात करें तो जो भारत के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय वायसराय चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो कल हमारा अधूरा रह गया था वो था रोलेट एक्ट 1919। इसके बाद हम बात करेंगे वो होगा रोलेट एक्ट। ये कब का है? 1919 का है। इसे कहा जाता है काला कानून। काला कानून। ना अपील, ना दलील और ना वकील। न अपील, न दलील, न वकील वाला कानून। क्या था ये? न अपील, न दलील और न वकील वाला कानून था। इसके बाद में हम बात करें तो इसे ही काला कानून कहा जाता है। इसके विरोध में गांधी जी ने फरवरी 1919 में सत्याग्रह, जो फरवरी 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? सत्याग्रह सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? सत्याग्रह सभा की स्थापना की। इसके बाद में हम बात करें तो है इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को किसके विरोध में? रोलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को विश्वव्यापी या देशव्यापी, आप कोई सी भी बोल सकते हो, लेकिन देशव्यापी या विश्वव्यापी हड़ताल रखी गई। क्या रखी गई? देशव्यापी हड़ताल रखी गई। और जो महात्मा गांधी थे
इन्होंने पहली बार हड़ताल शब्द का यूज कब किया? तो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने पहली बार हड़ताल शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद हम बात करें तो जो रोलेक्ट एक्ट समिति थी, रोलेक्ट समिति तो इसका गठन 10 दिसंबर 1917 को किया गया था। कब किया गया था? रोलेक्ट समिति का गठन 10 दिसंबर 1917 को रोलेक्ट समिति का गठन किया गया था। अब हम इसके बाद बात करें तो 1919 की एक घटना और है आपके सामने, वो देखते हैं हम, वह खिलाफत आंदोलन। तो क्या है? खिलाफत आंदोलन जो 24 नवंबर 1919 को हुआ था। खिलाफत आंदोलन 24 नवंबर 1919 को हुआ। कब हुआ था? 24 नवंबर 1919 को हुआ। अब हम इसके कुछ कारण जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। इसके कारण है जो तुर्की था, अंग्रेजों द्वारा तुर्की का, पहला कारण है अंग्रेजों द्वारा तुर्की का विभाजन किया गया। क्या किया? तुर्की का विभाजन किया। और ये तुर्की का विभाजन है 1920 में सेब्रे की संधि के द्वारा किया। जो पहला कारण है इसका कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, वो हुआ जो अंग्रेजों के द्वारा तुर्की का विभाजन किया गया। और तुर्की का विभाजन 1920 में सेब्रे की संधि के द्वारा किया गया। एक कारण तो खिलाफत आंदोलन का यह है। और जो दूसरा कारण है वो है कि यहां पर जो खलीफा का पद था, तुर्की में खलीफा का पद समाप्त किया गया। कब किया गया? 1924 में। 1924 में जो खलीफा का पद था उसे समाप्त कर दिया गया और यहां पर एक नई सरकार बनी। वो सरकार बनी कमाल पाशा की सरकार। तुर्की में एक नई सरकार बनी और वो थी कमाल पाशा की सरकार। एक बार फिर से देख लीजिए, खिलाफत आंदोलन 24 नवंबर 1919 को हुआ। इसका जो पहला कारण था वो तुर्की का विभाजन था। अब हमें ध्यान रखना होगा कि तुर्की का विभाजन 1920 में सेब्रे की संधि के द्वारा हुआ। उसके बाद में जो दूसरा कारण था वो था खलीफा का पद समाप्त करना। जो खलीफा का पद था वो 1924 में समाप्त किया गया और यहाँ पर एक नई सरकार बनी, उसका नाम था कमाल पाशा की सरकार। इसके बाद में हमें एक चीज और याद रखनी होगी यहीं पर, जो 1919 में ही हुई थी। लेकिन हम जब भारतीय संविधान पढ़ेंगे उसको वहां पर विस्तार से पढ़ेंगे। हमें देखते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ये कब का है? यह है 1919 का। जो यहाँ पर मोंटेग्यू थे ये भारत के सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वायसराय थे। इसी के साथ आप एक और याद रख सकते हो, वो था मार्ले, जो हमने कल देखा था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ये 1909 का था। तो दोस्तों आज हमने जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 से शुरू किया और हमने जो खिलाफत आंदोलन जो 1919 है वहां तक हमने 5-6 घटनाएं देखी है। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यदि आप नए हो, आज ही हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू, धन्यवाद।